हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आत्महत्या, सोशल थ्योरी ऑफ सुसाइड। सुसाइड क्या है, ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुसाइड जो पुस्तक है वो कब लिखी गई थी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें, फीडबैक दिया करें, ठीक है। और बाकी आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंटिन्यू वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही हूँ और आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड यूनिट चल रहा है जिसमें हमने थिंकर जो हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं, स्पेंसर हैं और डरखाइम की बायोग्राफी मैंने अपलोड कर दी है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कॉन्सेप्ट थे, बुक्स थे, वो सब कुछ मैंने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस से देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा आत्महत्या का सिद्धांत। तो ये इनकी एक बुक है जिनमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है, बहुत डिटेल में बताया है। जैसा कि नॉर्मल सब कहते हैं, जैसे कि सामाजिक भाषा में यदि हम नॉर्मल भाषा में समझें तो आत्महत्या किसे कहते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति किसी भी कारण से, स्वयं के कारण से या सामाजिक कारण से, किसी भी कारण से अपने आप को ख़त्म करता है, जिसके बारे में वो खुद नॉलेजेबल है कि हाँ मैं इस जो कार्य करने जा रहा हूँ या मैंने जो कार्य करना है और उसके बाद क्या परिणाम होना है, उसको पता है कि उसकी उसमें क्षति हो जाएगी और मर जाएगा। तो इस को ही हम आत्महत्या कहते हैं कि हाँ फलाने इंसान ने आत्महत्या कर ली। तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। कभी कभी कोई चीज़ें अचानक घट जाती हैं, जैसे कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है और अचानक गिर जाए किसी कारण से, तो वो आत्महत्या नहीं कही जाएगी। लेकिन वो जानबूझ के छत पे गया और कूद रहा है और कूद के वो ख़त्म, मतलब फिनिश हो जाता है, आत्महत्या हो जाती है, तो उसने मतलब हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। जो उसने खुद जिस चीज़ को वो कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और इससे मेरी जो जीवन की जो रेखा है वो ख़त्म हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी, तो उसके बारे में वो जानता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल भाषा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो परिभाषा है ये सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया से विदा करता है तो इसका कारण वो खुद नहीं है, ये समाज है। समाज के आसपास के जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जो प्रेशर हैं, जो मस्तिष्क में उसके डाले जाते हैं। उन्होंने, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल फैक्ट की वो बात करते हैं, सामाजिक एकीकरण के बारे में इन्होंने बताया, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ये। तो ये सब इनके जो तथ्य हैं एक दूसरे से आगे प्रोसेस करते हुए इन्होंने जो सिद्धांत दिया धर्म का, तो ये भी इसी के साथ एक उन्होंने तथ्यों को इंक्लूड किया। उन्होंने बताया जो सामाजिक तथ्य हैं वही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को उसमें सूटेबल नहीं पाता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों में व्यक्त किया कि आत्महत्या जो शब्द है का प्रयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृत्यु व्यक्ति के द्वारा की गई किसी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। आगे इन्होंने कहा कि आत्महत्या शब्द का जो इन्होंने परिणाम बताया, उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो परिभाषाएं हैं, इसी के कारण जो समाज है, समाज प्रभावित करता है और व्यक्ति अपने आप को उस जो चीज़ वो करने जा रहा है, जो कृत्य वो कर रहा है, उससे उसकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी, उसके बारे में वो जानकारी रखता है। चाहे वो सकारात्मक रूप से वो किया हो या नकारात्मक रूप से, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम जो भी हो, ठीक है, उसके बारे में उसे जानकारी होती है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो डरखाइम में ये कहते हैं कि इसका कारण लोग समझते हैं कि व्यक्ति खुद है। उन्होंने इसके अपोजिट कहा कि व्यक्ति खुद आत्महत्या नहीं करता जरूर है, लेकिन उसका खुद का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत कारकों के कारण नहीं होता है, इसका कारण व्यक्तिगत नहीं होता है, ये सामाजिक कारण होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और आत्महत्या कर लेता है।
तो इन्होंने जो आत्महत्या के कारक बताए, उन्होंने कहा कि जो वंशावली है, जो वातावरण है, तापमान है, उन्होंने 11 जगह का जो डेटा है कलेक्ट किया था और तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया उस डेटा का। फिर निष्कर्ष निकाला कि ये जो आत्महत्याएं हैं वो किन कारणों से, क्या क्या परिस्थितियां रहती हैं जो ये आत्महत्याएं होती हैं। तो इन्होंने कहा जो आत्महत्या है व्यक्तिगत नहीं होती, इसमें कुछ कारक जो होते हैं सामाजिक होते हैं, वातावरण के आधार पे होते हैं, और परिस्थितियां जो होती हैं समाज के द्वारा जो उसके सामने क्रिएट की जाती है उसके कारण भी होता है। तो ये भी वो बताते हैं। वो कहते हैं इस जो समाज है, जो सामाजिक पर्यावरण है, कुछ अवस्थाओं के कारण आत्महत्या के साथ संबंधित होता है, अत्यधिक प्रत्यक्ष और स्थायी होता है, जबकि आत्महत्या का जो शास्त्रीय और भौतिक कारक होता है का संबंध उससे निश्चित तौर पर अस्पष्ट होता है। उनका कहना है कि जो सामाजिक और समाजशास्त्री कारण होते हैं की सहायता से हम आत्महत्या की घटनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भौतिक कारण जो उन्होंने बताए कि स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष हैं वो आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं। सर्दियों की तुलना में जो गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। कम आयु वालों की अपेक्षा जो आत्महत्या होती है वो अधिक आयु के उम्र के लोग अधिक करते हैं। आम जनता की अपेक्षाएं जो आत्महत्याएं हैं वो सैनिक की अपेक्षा आम जनता जो है आत्महत्याएं अधिक करती है। कैथोलिक धर्म के जो लोग मानते हैं उनकी अपेक्षा जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होते हैं वह आत्महत्याएं अधिक करते हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक धर्म के लोग भगवान को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट जो होते हैं धर्म के मानने वाले, कैथोलिक जो धर्म होता है उसमें भगवान को लोग मानते हैं तो उन पे विश्वास रखते हैं भगवान पे, और आत्महत्याएं कम करते हैं। कोई चीज़ उनके साथ घटित होती है तो वो ईश्वरी चीज़ों को मान के उनको कहते हैं कि मतलब उनके यहाँ श्रद्धा होती है कि हाँ भगवान ने किया है, आगे भगवान सही कर देगा। तो ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है तो वो आत्महत्याएं कम करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट वाले होते हैं, धर्म जो मानते हैं, वो आत्महत्याएं अधिक करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट और तार्किक रूप से सोचते हैं कि अब जो चीज़ बिगड़ गई है या कोई चीज़ घटित हो गई है अब इसका क्या होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके की उनकी भावना उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देती है। अविवाहित जो लोग होते हैं विवाहित की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाह की जो विधवा होती हैं और विधुर होते हैं वो जो हैं आत्महत्याएं अधिक करते हैं। विवाहित लोग आत्महत्याएं कम करते हैं। जो विवाहित होते हैं जिनके बच्चे होते हैं उनकी तुलना में जो आत्महत्याएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते वो अधिक करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को तुलनात्मक तरीके से बताया। और मौसम को भी उन्होंने बताया कि जैसे मौसम होता है, जैसे साल में 12 महीने होते हैं तो अलग अलग महीनों का अलग अलग उन्होंने जो डेटा है कलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो जीवन मतलब साल भर आत्महत्याएं होती रहती हैं लेकिन मौसम के हिसाब से भी आत्महत्याएं कम होती हैं। इन्होंने कहा कि जो मौसम है सर्दियों की तुलना में गर्मी में आत्महत्याएं अधिक होती हैं क्योंकि उस समय जो मौसम होता है गर्मी का होता है तो आत्महत्याएं लोग अधिक करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने व्यक्त किया है, तुलनात्मक तरीके से स्टडी की और बताया कि जो समाज है, समाज में जो परिस्थितियां हैं उसके कारण भी व्यक्तियों के जो आत्महत्या की दर है उसमें डेवलपमेंट मिलता है और आत्महत्याएं अधिक और कम होती हैं। और इन्होंने आत्महत्याओं के भी प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं। इन्होंने अहमवादी आत्महत्या के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने परार्थवादी आत्महत्या के बारे में बताया, तीसरा इनका अस्वाभाविक आत्महत्या, और चौथी इन्होंने एक बताई है भाग्यवादी आत्महत्या। तो इस तरीके से इन्होंने 4 आत्महत्याएं बताई। तो इन्हें भी देखते हैं। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है? अहमवादी आत्महत्या वो होती है जिसमें व्यक्ति अहम
तब होती है जब व्यक्ति तथा समाज का पारस्परिक संबंध शिथिल और बंधन मुक्त अथवा अव्यवस्थित हो जाता है। यह स्थिति अतिव्यक्तिवाद या अहमवाद के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने को समाज से अलग समझने लगता है क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से सोचता है और व्यक्तिगत रूप से रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति समाज से कटा हुआ है, अलग रहता है, तो वो क्या करता है, अपने अहम के बारे में सोचता है। कोई चीज़ उसके साथ घटित हो जाती है तो जैसे कि धर्म है, शिक्षा है, इन्होंने जो आपके दुर्खी में इन्होंने इसके प्रमुख कारण बताए हैं कि धर्म, शिक्षा, सामाजिक पर्यावरण और परिवार और विवाह, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब कारक होते हैं जो अहमवादी आत्महत्या को परिणाम देते हैं। मतलब अहमवादी आत्महत्या होती हैं। इगोइस्टिक सुसाइड जो करते हैं वो उनके ये कारक रहते हैं। ये जो अहमवादी आत्महत्या है ये तब घटित होती है जब व्यक्ति को समूह व सदस्य हैं जिसके साथ वो रहता है वहाँ पे उसे तिरस्कार मिलने लगता है, बहिष्कार होने लगता है, और ऐसी स्थिति में वो खुद को, उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है जिसके कारण उसे एकांकीपन महसूस होने लगता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से उसका क्या होता है, वो अहमवादी तरीके से इगोइस्ट हर्ट होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। जो हमारे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो इसी के अंतर्गत आता है। कैथोलिक जो होते हैं वो आत्महत्या कम करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो धर्म को मानते हैं, जिसके कारण वो भगवान पे विश्वास भी रखते हैं, और कुछ घटना उनके साथ ऐसे घट जाती हैं तो वो सोचते हैं कि इन फ्यूचर वो ठीक हो जाएंगी, इस स्थिति को वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट होते हैं वो, उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं घटित होती हैं क्योंकि इन फ्यूचर के लिए उनके पास कोई विश्वास की चीज़ नहीं होती, जिसके कारण वो तार्किक रूप से सोचते हैं कि जो चीज़ हो गई है अब कैसे सही होगी और वो नहीं होगी। तो इसके कारण उनके अंदर पेशेंस जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती, उन्हें कोई सांत्वना देने की कोई चीज़ नहीं रहती है, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। ईगो उनका हर्ट होता है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये हो जाता है, जब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम देता है और पास नहीं हो पाता तो उसके अहम, कहने का मतलब वो है, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। परिवार, विवाह, राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये कारक रहती हैं आत्महत्या करने के एक व्यक्ति की। ठीक है, तो ये है इगोइस्ट सुसाइड। नेक्स्ट है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी अल्ट्रुइस्ट जो सुसाइड है ये है आपका दूसरों के लिए आत्महत्या कर लेना। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। ईगो में हमने अभी ईगो अहमवादी आत्महत्या में देखा कि व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान जब उसको महसूस होता है कि वो उसका खो गया है तो वो आत्महत्या करता है। इसमें है कि वो दूसरों के लिए आत्महत्या करता है। जब व्यक्ति समाज या समूह के साथ इतना घनिष्ठ हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज और समूह में ही मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो समूह और समाज होता है आत्मबलि भी दे देता है। मतलब आत्मबलि कैसे देता है? जब उसे लगता है कि समाज में कुछ घटित हुआ है, या मान लीजिए एक सैनिक है, बॉर्डर पे गया है और आत्महत्या क्या, वो उसको पता है कि वो वहाँ पे जा रहा है तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है और वहाँ पे जाके वो बॉर्डर पे अपने देश के लिए फिर भी अपने आप को वहाँ पे जान की परवाह किए बगैर ही अपने आप को तैयार करता है। तो ये है हमारा जो है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें आपका जौहर प्रथा भी आ जाती है। जौहर जो स्त्रियां होती हैं वीर राजपूतों की, तो वो क्या करती हैं,
जब उनको पता है जब उनका पति वहाँ युद्ध में लड़ने जा रहा है, तो हो सकता है कि उसको उनके पति जो हैं ख़त्म हो जाए, तो फिर वो क्या करती हैं, पहले से ही तैयार रखती हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वो खुद को जौहर कर देंगी। तो जौहर जो आता है वो पदार्थवादी में आता है, क्योंकि वो दूसरे के अपने पति की सम्मान के लिए, अपने राज्य के सम्मान के लिए ये सब चीज़ें करती हैं। तो सीधा सिंपल सा जो डेफिनेशन पदार्थवादी का ये है कि दूसरों के लिए आत्महत्या कर लेना, दूसरे के सम्मान के लिए आत्महत्या करना। अहमवादी में अपने सम्मान के लिए आत्महत्या करना। ठीक है, परार्थवादी की जो भी इन्होंने डेफिनेशन बताई तो वो ये बताई है। बाकी इन्होंने इसे 3 भागों में डिवाइड करते हुए बताया है कि अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या होती हैं जो ज़रूर करनी ही करनी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं परार्थवादी, एक उग्र परार्थवादी आत्महत्या होती है। उग्र परमार्थी क्या आत्महत्या होती है, ये तीनों टर्म को भी समझ लेते हैं। इन्होंने अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या के बारे में बताया कि कुछ आत्महत्याएं ऐसी होती हैं जो अनिवार्य होती हैं, जैसे कि अब हमने अभी प्रथा बताई थी जौहर वाली, सती प्रथा, तो ये अनिवार्य थी उस समय। आपकी ऐच्छिक जो परमार्थी आत्महत्या होती है ये होती है आपकी सती प्रथा। ऐच्छिक होती है जो सैनिक के द्वारा की जाती है, इसमें समाज का कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ आपको करनी ही करनी है। उग्र परमार्थी जो आत्महत्या होती है वो होती है, जैसे आत्महत्याएं होती हैं जो उग्र परमार्थी आत्महत्या होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या करता है। ये उदग्र जो परमार्थी आत्महत्या होती है ये उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो मतलब इस संसार से मोह छोड़ चुके होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है बलिदान दे देता है, संपूर्ण सुख दुख जो भी उसका आनंद है उसको त्याग देता है, अपने आप को मार देता है, क्योंकि उसको कोई विशेष कारण नहीं है कि वो अब इस संसार में कुछ चीज़ें लेना है छोड़ना है। आई मीन टू से जैसे कि कोई मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी मोह में नहीं रहते और अपने आप को त्याग दे, अपने शरीर को त्याग देते हैं। ये भी परमार्थी आत्महत्या के अंतर्गत आता है, लेकिन ये कौन सा है, उग्र परमार्थी। इसमें जो दुर्खी में वो कहते हैं इस प्रकार की जो आत्महत्याएं हैं वो भारतीय संस्कार में ज़्यादा, जैसे हिंदुओं में मोक्ष का मार्ग जो प्रशस्त कराती हैं, लोग सोच लेते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। हिंदू दर्शन में जो गृहस्थ आश्रम है इनका सबका पालन करते हुए जो आश्रम 4 बताए गए हैं धर्म, जिसमें उन्होंने आश्रम बताए हैं आपके गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थान आश्रम, तो इस तरीके से जो उन्होंने 4 आश्रम बताए उसमें ये कहते हैं कि जब ये सभी आश्रमों का निर्वाह करने के बाद, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के बाद व्यक्ति जब मोक्ष के लिए अपने आप को, काम को, क्रोध, लोभ, मोह को सबको त्याग कर अपने शरीर को छोड़ देता है, उसे इन्होंने उग्र परमार्थी आत्महत्या के अंतर्गत रखा है। ठीक है, आगे है अस्वाभाविक आत्महत्या, एनोमी सुसाइड। ये क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी कारण से अचानक ही कोई चीज़ उसके साथ घटित हुई और उसने आत्महत्या कर ली अस्वाभाविक रूप से, जैसे कोई चीज़ उसके साथ घट गई और वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सपोज एक व्यक्ति है जिसकी नौकरी, मतलब वो बहुत अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, जॉब थी उसने बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक ही क्या हो गया, उस बिजनेस में घाटा हो गया, दिवालिया हो गया किसी कारण से। तो उस अचानक क्या हुआ, उसको इतना डिप्रेस हो गया कि उसने अस्वाभाविक रूप से उस घटना की परिस्थिति को बिना जाने कुछ समझे और इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि उसने आत्महत्या कर दी। और इस तरीके की जो आत्महत्याएं हैं, इन्होंने जो दुर्खी में इन्होंने बताया कि जो ये आत्महत्याएं हैं ये हमारी अस्वाभाविक आत्महत्याएं हैं, जो प्रेशर को झेल नहीं पाता है इंसान, इस तरीके से। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अब वो जैसे कि निर्धनता की स्थिति होना, संकट आना, और जैसे
मानसिकता का संकट, और लोग जैसे अचानक किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, यदि कोई व्यक्ति है जिस किसी की मृत्यु हो गई, उसका बहुत प्रिय था, तो उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाया और अपने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके की जो आत्महत्या हैं वो हमारी आती हैं अस्वाभाविक आत्महत्या में। ठीक है, आगे इन्होंने एक और बताई है भाग्यवादी आत्महत्या। इस आत्महत्या में उन्होंने कहा कि भाग्य पर कुछ चीज़ें, जैसे व्यक्ति हैं भाग्य के आधार पर अपने आप को तय करते हैं कि कोई चीज़ घटित हो गई है, सपोज जैसे कि जैसे सती प्रथा होती है, लोग प्रेशर देते हैं भाई। अब जैसे कोई विधवा है, मान लीजिए विधवा है, वो भाग्य के आधार पे डिसाइड करना कि उसका पति मर गया है, तो उसे समाज है, सोसाइटी है, क्या है, प्रेशर देती है कि अब तुम्हारा पति मर गया है तो जिसके कारण तुमको भी मर जाना चाहिए, अब तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, तुम ठीक नहीं हो। इस तरीके का जो प्रेशर उसके माइंड में सेट हो जाता है, तो इसे इन्होंने कहा कि भाग्यवादी आत्महत्या। इस तरीके की जो सोच लेके व्यक्ति अपने आप को, इस जीवन रेखा को समाप्त करता है, वो भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। अब ये सपोज ये पति का एग्जाम्पल था, एक हमारा एक नॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2-3 दे दिया आपने सपोज, फिर आप तब भी आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो आपके अंदर लोगों के द्वारा थॉट्स बैठ रहा है और अपना खुद का थॉट्स आ रहा है कि हाँ शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिसके कारण मेरा भाग्य ही खराब है। और इस तरीके की सोच लेकर आप अपने आप की जो जीवन रेखा है उसे समाप्त करते हो, तो ये भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया 4 भागों में, जैसा कि हमने समझा। इन्होंने अहमवादी इगोइस्ट सुसाइड के बारे में बताया, परमार्थवादी आत्महत्या के बारे में बताया, अल्ट्रिस्टिक जिसमें इन्होंने 3 उप प्रकार बताए, अनिवार्य परमार्थी और ऐच्छिक परमार्थी और उग्र परमार्थी। ठीक है, और अस्वाभाविक आत्महत्याएं इन्होंने बताई, जिसमें एनोमी सुसाइड होता है, जो अस्वाभाविक अचानक कोई चीज़ ऐसी घट जाए जिसके कारण व्यक्ति शॉक में आके आत्महत्या कर ले, तो वो होता है अस्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, अस्वाभाविक। और आगे भाग्यवादी में इन्होंने बताया कि जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है और उसके साथ कुछ घटना घट जाती है जिसके कारण बार बार, जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और असफल होते हैं, तो ये मानकर कि मेरा भाग्य ही खराब है, तो वो आत्महत्याएं क्या कहलाती हैं, भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आत्महत्या का सिद्धांत समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बोला कि हम सुसाइड जो बुक है ये दुर्खिम ने कब लिखी थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वीडियो कैसी लग रही है फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी ज़रूर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है, क्लासेस हैं, जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें हम जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनोमी, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जो दुर्खिम ने कॉन्सेप्ट दिया था विसंगति का, जो सिद्धांत इन्होंने बताया है, उसे समझेंगे। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट थिंकर होंगे वो हम देखेंगे आपके वेबर की बायोग्राफी, और फिर उनका जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके कॉन्सेप्ट हैं, सत्ता की सिद्धांत और क्रिया के बारे में उन्होंने मेनली बताया है। जैसा कि इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बात की है, वैसे ही आपके जो वेबर हैं उन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में इम्पोर्टेंस दी है। तो हर जो थिंकर हैं, मैं कहूँ तो हर विचारक ने अपने अपने थॉट्स को अपने अपने माध्यम से, अपने अपनी लेखनी के माध्यम से, कहने का मतलब मेरा ये है कि लेखन के माध्यम से व्यक्त किया है, और सोसाइटी को अपने अपने नज़रिए से देखा है और व्यक्त किया है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है चल रही है, सिस्टम बना हुआ है। तो स्पेंसर का जो अपना कॉन्सेप्ट रहा है वो आपका उद्विकास का रहा, उसके माध्यम से उन्होंने सावयवी सिद्धांत के रूप में समाज को व्याख्यायित रूप से प्रस्तुत किया है। तो वही दूसरे हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं, उन्होंने व्यक्त किया है अपना वैज्ञानिक रूप प्रत्यक्षवाद को व्यक्त करते हुए। इन्होंने कहा कि विज्ञान और मानव को एक साथ जोड़कर समाजशास्त्र को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा।
तो इस तरीके से दुर्खिम का भी अपना सोशल फैक्ट रहा है। तो सबके थिंकर के जो अपने अपने फैक्ट हैं अलग अलग हैं बस, लेकिन फिर भी वो सभी थिंकर क्या करते हैं, सोसाइटी को एक वजूद देना चाहते हैं, एक मिश्रण देना चाहते हैं और एक ऑथेंटिक और रियलिस्टिक तरीके से समाज को समझना चाहते हैं। तो सभी थिंकरों का यही एक पर्सपेक्टिव रहा है कि सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट, इसे वैज्ञानिक रूप दिया जाए और इसे रियल रूप से समझा जाए कि जो चीज़ है वो आखिर क्या है, किस तरीके से चल रही है, कैसे इसका विश्लेषण और निराकरण और इसका जो विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम एनोमी के जो कॉन्सेप्ट आपने के वेबर ने दिया है उसे समझेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और सुसाइड की जो बुक है वो इन्होंने कब लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स वॉच।